सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। पुनः एक बार आज आप सभी का स्वागत करते हुए सुंदरतम कविता कविवर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कृत मेघ आए के अंतिमांश की ओर, अंतिम पद्यांश की ओर आज आपको ले चल रहा हूं, और इस उम्मीद के साथ कि इसके पूर्वांश की जो एक व्याख्या, उसके निहित अर्थ को यथामति आप तक पहुंचाने का जो प्रयास मेरे द्वारा किया गया है, उम्मीद है कि जरूर आपने उसको देखा होगा, समझा होगा और समझते हुए उसको हृदयंगम किया होगा। आइए एक इसी उम्मीद के साथ इसके अंतिमांश की और अंतिम पद्यांश में निहित जो भाव है, उस तात्पर्य को, उस भाव को आप तक पहुंचाने का एक लघु प्रयास आज इस वीडियो के माध्यम से मेरे द्वारा किया जा रहा है। और ज़रूर आपसे अपेक्षा है कि आप इसे समझें और समझते हुए इसको हृदयंगम करें। तो चलिए चलते हैं आज अंतिम पंक्तियों की ओर, जहाँ कवि क्या कहता है, देखिए कि क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के, मेघ आए बड़े बंठन के समर के। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, इससे पूर्व अंश में आपने जिस तरह से मेघों के आगमन की जो एक स्थिति है, प्रकृति के प्रांगण में जो एक कौतूहल है, प्रकृति जो एक तरह से खुशहाली का या खुशहाली की चादर ओढ़े है, चारों तरफ पेड़ पौधे, ताल तलैया, नदियां, सब कोई अपनी अपनी खुशी का इजहार कर रहा है। और मेघों के आगमन से सबके अंदर एक अभिलाषा है, सबके अंदर जल प्राप्ति की एक आशा है, और उनकी आशा को संपूर्ण करने का एक प्रयास इन पंक्तियों में मेघ ने किया। और उसी भाव को, उसी रूप को, बादल के उस अभीष्ट स्वरूप को कवि ने यहाँ चित्रित किया है। देखिए कवि क्या कहता है कि देखिए, क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की। कवि ने कहा कि जिस तरह से सारे नभमंडल पर बादलों के सजे संवरे हुए रूप का बंठन के, पूरी कविता में देखिए तरह तरह के मुहावरों का कवि ने सुंदर प्रयोग किया है। कहीं बंठन के, बनना ठन्ना अर्थात स्वरूप सजना संवरना जिसको कहा जाता है। उसी तरह से आपने देखा बांध टूटा, बांध टूटना, सब्र टूटना जिसको हम कहते हैं, सेतु टूटना, श्लेषात्मक यह भाव आपको आगे मिलेगा। तो देखिए तरह तरह के मुहावरे हम शुरू से यहाँ देखते आए हैं। आप देखिए क्या कहता है कवि कि क्षितिज अटारी गहराई। अब जब बादलों का एक बहुत समूह, उनका एक निबिड़ स्वरूप, एक सांद्र स्वरूप जब नभमंडल पर कवि द्वारा देखा गया, तो क्या वह एक काल्पनिक चित्र प्रस्तुत करता है। और देखिए क्या कहता है कि क्षितिज अटारी गहराई। अब देखिए बड़ा सुंदर अलंकारिक प्रयोग कवि ने किया। क्षितिज अटारी, क्षितिज रूपी अटारी, रूपक अलंकार का। क्षितिज में आरोप किया गया किसका? अटारी का। क्षितिज उपमेय है, अटारी उपमान है, तो उपमेय में उपमान का आरोप होता है, तो रूपक अलंकार होता है। इसे आप ध्यान रखें प्यारे विद्यार्थियों। तो देखिए क्या कहा कि क्षितिज अटारी गहराई, क्षितिज रूपी अटारी आज गहराना, काफी ज्यादा सांद्र स्वरूप को प्राप्त कर लेना। क्षितिज किसे कहा जाता है, इसे आप थोड़ा समझें प्यारे विद्यार्थियों। क्षितिज कहते हैं, आपको पूर्व में भी बताया है, कि जहां पर आपको दूर एक ऐसी स्थिति जहां आपको नभमंडल और पृथ्वी मंडल एक तरह से मिले हुए से प्रतीत होते हैं, आसमान से और पृथ्वी से मिलन सा प्रतीत होता है, वो दूर वो स्थिति कहलाती है, वो स्थान कहलाता है क्षितिज। आप यद्यपि वह वास्तविक नहीं होता, आप वहां जाएंगे दूर आपको, क्योंकि आसमान अनंत है, जहां तक आप जाएंगे उसकी सीमा आपको नहीं दिखेगी, दूर दूर तक वही स्थिति दिखने को आएगी। लेकिन हम कभी जैसे यहाँ से देखते हैं तो दूर कहीं पहाड़ों की ओर अगर आपको नजर आए, तो पहाड़ जहाँ कहीं एक जगह ऐसी स्थिति आती है जहाँ लगता है कि बस आसमान से छू रहे हैं, तो वो स्थिति कहलाती है क्षितिज। और जब भी हम कभी बादलों के सांद्र स्वरूप को देखते हैं तो क्षितिज पर सर्वप्रथम बादलों का दर्शन होता है, और बहुत जमघट सा एक तरह से लग जाता है बादलों का। कहाँ पर? क्षितिज पर। तो कवि ने भी वही स्वरूप देखा और कहा कि क्षितिज अटारी गहराई। जब बादलों का सुंदर आगमन, वर्षाकालिक बादल सज समर करके जब नवमंडल पर आ गए, तो उनका सुंदर स्वरूप क्षितिज पर अलग ही शोभा को प्राप्त कर रहा है।
एक जमघट सा बादलों का लगा हुआ है, एक भीड़ सी लगी हुई है बादलों की। जैसे मेहमान के आगमन पर, किसी शहरी दामाद के ग्रामीण परिवेश में आगमन पर लोग अपनी अटारी पे चढ़ के, अपनी बालकोनी से चढ़ कर करके बालकोनी पे जैसे जमघट सा लग जाता है। बालकोनी आप समझते हैं, अटारी पहले समय में जो बड़े बड़े महल हुआ करते थे उनके आगे बाह्य स्वरूप को देखने के लिए, बाह्यावलोकन के लिए जिस तरह से एक अटारी बनती थी, एक छज्जा बनता था जहाँ पर पे घर की स्त्रियां, घर के आबाल वृद्ध जहाँ पर चढ़ करके, जहाँ बैठ कर करके के बाह्य स्वरूप का एक निरीक्षण कर सकते थे, वह एक चित्र उसे कहा जाता है अटारी। अटारी बालकोनी आजकल छज्जे के रूप में जिसको हम बड़े बड़े घरों में देखते हैं। तो आप देखिए इस तरह से अटारी पर जिस तरह से चढ़ कर करके गांव के लोग, ग्रामीण परिवेश के प्रत्येक गांव के वासिंदे अटारी पे चढ़ करके समागत अतिथि का अवलोकन जिस तरह से करते हैं और बड़ी उत्कंठा से उसकी तरफ देखने का, उसको निरीक्षण करने का एक प्रयास करते हैं, आज कुछ वैसा ही स्वरूप बादलों का है। बादल सारे नभमंडल पर, अटारी पर इस तरह से जमघट से लगाए हुए हैं। तो देखिए, क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की, दो का अनुप्रास भी देख रहे हैं आप। दामिनी विद्युत का पर्याय है, विद्युत अर्थात बिजली, दामिनी अर्थात बिजली। तो देखिए जब बादलों का जमघट लगा तो अचानक फिर मेघाच्छन्न आसमान में क्या होने लगी, दामिनी दम की, बिजली कौंधी। देखिए प्राकृतिक परिवेश में जब बादलों का आगमन होता है, सारा कुछ प्रकृति का वातावरण ऐसा ही रहता है। बयार चलने लगती है, फिर आंधी चलती है, उसके बाद सारे पेड़ पौधे हिलने डुलने लगते हैं, उसके बाद सारे नदी का, तालाब का, सबका पानी एक अलग ही मुद्रा में होता है, उनमें अंदर एक उच्छलन होता है, उनमें एक तरंगें उठने लगती हैं। उसके बाद फिर क्या होता है, आसमान पे बादलों का जमघट सा दिखाई देने लगता है। तदुपरांत बिजली कौंधने लगती है, बिजली कौंधती है, फिर बादलों का एक धारासार बारिश होती है। बारिश के बाद एक प्रकृति के बीच सब जगह पानी पानी आपको चतुर्दिक दिखाई देने लगता है। इस सुंदर स्वरूप को कवि ने एक बहुत अच्छे चित्र के साथ यहाँ प्रस्तुत किया और कहता क्या है, देखिए कहा कि क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की। तो दामिनी दम की, दामिनी यहाँ एक तरह से हम इस रूप में भी ले सकते हैं कि जब मेघ रूपी प्रिय का आगमन हुआ तो दामिनी रूपी प्रिया एक तरह से चमक उठी, उसके अंदर एक आशा, उत्साह और मिलन की एक खुशी अपने आप में दिखाई देने लगी, वही उसकी चमक है। तो दामिनी दम की। और देखिए, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। प्रकृति के परिवेश में, प्रांगण में जितने भी नदी नाले, तालाब, पेड़ पौधे, ये सारी चीजें जितनी भी प्रकृति के सारे अवयव हैं, प्रकृति के जितने अंगभूत हैं, ये सारे लोगों के अंदर एक भ्रम था, एक संदेह था कि बादल अब आ नहीं रहे, बहुत साल बीत चुका है, अभी तक बादलों का आगमन नहीं हुआ, अब शायद बादल नहीं बरसेंगे। ये एक उम्मीद, ये एक संदेह कर बैठे थे। लेकिन जब जैसे ही बादलों का जमघट देखा, अचानक से बिजली कौंधी और उनका एक स्वरूप सुंदर उनका जब आसमान पर दिखाई दिया, तो सारे प्रकृति के प्रांगण में प्रत्येक पेड़ पौधे, नदी नाले, तालाब, ये सारा ताल तलैया सब कुछ एक तरह से मानो ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि क्षमा करो, हमें क्षमा करो कि हमें एक भ्रम था, संदेह था, अब हमारा संदेह दूर हो चुका है, अब आपका आगमन हुआ है तो निश्चित रूप से अब वर्षा भी होगी, ये क्षमा करो, गांठ खुल गई अब भ्रम की। गांठ खुलना, आप देख रहे हैं, ग्रंथि दूर होना, संदेह दूर होना, भ्रम का दूर हो जाना। तो यहाँ इस रूप में देखिए कवि ने कहा कि क्या संदेह दूर हुआ, हमें भ्रम था कि आप नहीं बरसेंगे, लेकिन जैसे ही आगमन हुआ बादलों का, तो क्षमा करो, गांठ खुल गई अब भरम की और बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के। और जब देखिए बहुत दिनों बाद जब ग्रामीण परिवेश में, यहाँ देखिए दूसरा अर्थ भी आप लीजिएगा, जहाँ पर जब मेघ रूपी अतिथि का आगमन ग्रामीण परिवेश में हुआ तो गांव के प्रत्येक वासिंदे में ये सोच थी कि अब शायद पाहुन आएंगे नहीं, एक साल बीत गया, अभी तक उनका दर्शन नहीं हुआ, अब तो वो क्या आएंगे, इस तरह का एक भ्रम, एक संदेह बना हुआ था। लेकिन जब अचानक सजा संवरा हुआ रूप उनका देखा तो सारे गांववासी एक तरह से विनम्र उनसे एक अपील करते हुए कहते हैं, मानो एक अपने संदेह निवारण करते हुए कहते हैं, अपने भ्रम को दूर करते हुए एक क्षमा याचना की मुद्रा में कि क्षमा करो, गांठ खुल गई अब भ्रम की, हमें ये भ्रम था, संदेह था कि आप नहीं पहुंचेंगे, लेकिन आपका आगमन सुंदर यहाँ पर हुआ है, तो अब तो निराशा और हतोत्साह की तो कोई बात ही नहीं है, अब आपका आगमन हुआ है, निश्चित रूप से
शुभ होगा, यह एक भाव लिए हुए यहाँ की तरह से प्रत्येक ग्रामीण का दर्शन भी कवि ने कराया है। और देखिए, बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के। अब देखिए, जब बिजली कौंधी तो अचानक से तेज धारासार मूसलाधार बारिश होने लगी, तो बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के। और वैसे ही परिवेश में, जब ग्रामीण परिवेश में अतिथि का आगमन हुआ और जिन ग्रामीणों को ये शंका थी कि आप नहीं आएंगे, तो वो जब मेघ को देखे, मेघ रूपी अतिथि को देखे, तो अतिथि के आगमन से जब परस्पर मिलन हुआ, एक दूसरे से प्रत्येक ग्रामवासी जिस तरह से मुखातिब हुए अतिथि से, और या उसकी प्रिया उससे मुखातिब हुई, तो एक तरह से मिलन का अश्रुपात होने लगा, मिलन में आंसू बहने लगे। और वह अश्रुपात एक तरह से खुशी का प्रतीक है। तो देखिए, कवि ने कहा कि बांध टूटा, जब बारिश होने लगी तो जो सेतुबंध थे वह टूटने लगे, बांध भी टूटा। और क्या हुआ, अब यहाँ बांध टूटना एक तरह से ग्रामीणों का जो सब्र था वो धैर्य का जवाब दे गया, धैर्य भी टूट गया। आज आंसू, जिन भावुकता के कारण, जिन भावनाओं को आज तक उन्होंने अपने अंदर छुपा के रखा था, व्यक्त नहीं कर पा रहे थे, वह भावनाओं ही एक तरह से अश्रु के रूप में, आंसू के रूप में आज बहने लगी। मिलन के अश्रुपात के रूप में वो भावना एक तरह से प्रवाहित होने लगी। इस भाव को कवि ने यहाँ पिरोया है, आप इसे भी समझें। तो बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर, झरझर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आप देख रहे हैं। और देखिए क्या हुआ, झरझर मिलन के अश्रु ढर के, मिलन के आंसू ढर के, ढुल के, अर्थात आंसू झलकने लगे। यह जो जिस तरह से बादलों का धारासार पृथ्वी पर वृष्टि होने लगी, तो उसको कवि ने एक मिलन के आंसू के रूप में देखा है। और मेघ आए बड़े पंठन के संवर के, तो इस तरह से पृथ्वी पर, आसमान मंडल पर सजे संवरे हुए रूपों का, बादलों का आगमन हुआ। और ये बादल जब धारासार मूसलाधार बारिश करने लगे, तो एक तरह से सारे प्रकृति के बीच जो एक भ्रम बना हुआ था वो भ्रम दूर हुआ। और बांध जो एक धैर्य था, वो धैर्य भी वह जवाब देने लगा। सब परस्पर एक तरह से सारा सब्र का बांध टूटा। और फिर क्या हुआ, आंसू एक तरह से आंसू के रूप में वृष्टि की धारा बहने लगी। और ये सुंदर तप स्वरूप बादलों का यही एक शोभा है। जब बारिश हो जाए तो वह रिक्त होकर के ही उसकी एक शोभा होती है। यह हम पढ़ते आए हैं, ऐसा कहा जाता है कि बादलों की शोभा तभी है जब वह बरस कर करके स्वयं रिक्त हो जाता है, खाली हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो इस सुंदर स्वरूप को कवि ने यहाँ चित्रित किया है। प्यारे विद्यार्थियों, इस पूरी कविता के भाव को समझें। कितने सुंदर आंचलिक शब्दों के साथ ही जो खड़ी बोली के सुंदर शब्द हैं, उनका भी कवि ने यहाँ समावेश किया है। अलंकारिक आप देख रहे हैं, शुरू से लेकर के पूरी कविता में मानवीकरण अलंकार है। और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की छटा आपने देखी, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, इनकी एक तरह से पूरा एक अलंकारिक स्वरूप कवि ने यहाँ चित्रित किया है। और बहुत सुंदर अपने आप में रस से रसान्वित यह कविता है, जो आपको प्रकृति की ओर ले जाती है। और मेघों के पास, मेघों के एक सर्वदाता स्वभाव है, जो देखिए वाकई में कहा जाता है अम्बोध की तरह बादल अपने आप में परोपकारी स्वभाव का सबसे बड़ा उदाहरण है। इस तरह का एक सीख भी हमको दे जाती है कविता कि हम दाता स्वभाव वाले बने, देने वाले बने। जैसे बादल सारी बारिश, सारे पानी अपने लिए इकट्ठा नहीं करता, वह दूसरों का अम्बोधा स्वयं स्वीयम जलम न पिबंती। यह हम सुनते आए हैं कि पानी बादल स्वयं अपना नहीं पीता, किसके लिए देता है, आप सभी, हम सभी इसको जानते हैं। तो ऐसा ही स्वरूप स्वनिहित करें अपने आप में, ऐसा ही स्वरूप लाने का प्रयास करें। सुंदर इस भाव को समझें। संबंधित कविता के प्रश्नोत्तर आप स्वयं इसे करें, और जहां आपको इसमें दिक्कत होती है तो आप प्रश्न करें। पुनः अग्रिम एक नई कविता के साथ आपके बीच उपस्थित होता हूं। धन्यवाद।